हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता लाइव क्लास की सीरीज में हम आज चरक सूत्र स्थान का 12th नंबर का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बात कला के लिए आज हमारा निर्देश चतुष्क का लास्ट लेक्चर है, यानी लास्ट चैप्टर है। 12वें चैप्टर के 2 वीडियो रहेंगे। इसमें हम शुरुआत में कंप्लीट करेंगे आधा पार्ट और आधा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। द्वादशो अध्याय वात कला अकलिय। नाम से समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर वात की कला और अकला दो चीजों को पढ़ने वाले हैं। कला का मीनिंग चक्रपाणी जी ने बोला है, कला यानी होता है कला यानी होता है गुण और अकला यानी क्या होता है दोष। आगे जाके विमर्श में आपको अंडरलाइन कराऊंगी। बीचों बीच एक श्लोक दिया है विमर्श में, पित्तम पंगु कफा पंगु पंगो मल धातवा वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। किसका रेफरेंस है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शारंगधर जी का है श्लोक, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो वात के कला आकला का इस चैप्टर में वर्णन किया जा रहा है। कला मतलब होता है गुण, आकला मतलब होता है दोष। केवल यहां से यही चीज याद करना है। चक्रपाणी जी ने कला शब्द का अर्थ गुण किया है, जो मैंने आपको पहले भी याद करा दिया है। सबसे पहले इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ प्रश्न कितने किए गए हैं? संभाषा हुई है, ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में संभाषा है, वात के गुण पर चर्चा हुई है। तो पहले तो हमने सबसे पहली संभाषा सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी, जिसमें आयुर्वेद के अवतरण पर संभाषा हुई थी। सेकंड संभाषा सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर में हुई है, जिसका नाम है वात कला कली अध्याय। इसमें वात के गुणों पर चर्चा की है। ठीक है, तो ये संभाषा है, याद रखना। संभाषा में क्वेश्चन तो होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए थे? इसमें 8 हुए थे, है ना। तो इस प्रकार वायु के संबंध में 8 प्रश्न इस चैप्टर में किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वात के गुण क्या है? तो जब मैंने आपको चरक सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे आपको वात पित्त कफ के 7 गुणों का श्लोक याद करने को बोला था। अगर नहीं है किसी को तो अभी डायरी में नोट करिएगा। मेरी क्लास में जब भी आप बैठते हैं तो एक छोटी सी डायरी रख के बैठा करें, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ उसमें आपको लिखना है होमवर्क कि आपको करना क्या है। जैसे मैं क्लास में कराती हूँ, आपको भी करना पड़ेगा, है ना। श्लोक लिख लीजिए वात पित्त कफ के गुणों का, वो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में जैसे मैं बोलूंगी सुनाना है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? रुक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चल अथ विशदः खरा। ये सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। अगर आपको वे श्लोक याद है तो कोई परेशानी ही नहीं होना। बस उन्होंने सूक्ष्म चल को हटाकर उसकी जगह दारुण ऐड कर दिया, बाकी सारा वही है। इसका मतलब क्या हुआ? 7 में से 2 हटाया मतलब 5 बचा, और 2 को हटा के 1 रख दिया तो 6 हो गया ना। तो यहाँ पे कुश ने वात के 6 गुण बताए हैं, जिसमें सूक्ष्म चल को हटा के दारुण को ऐड किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला है, विमर्श में दिया है, सुश्रुत संहिता में पढ़ेंगे। वायु के कुछ गुण हैं, अव्यक्त तो होता है लेकिन काम उसके दिखाई देते हैं। रुक्ष है, शीत है, लघु है, त्रियक होता है। इसमें द्विगुण यानी शब्द और स्पर्श होता है। ये सुश्रुत निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। फिर दूसरा आता है, अभी हमने क्या पढ़ा? किस आचार्य ने वात के गुण बताए हैं? तो आचार्य कुश ने वात के 6 गुण बताए हैं, तो वहां पे कुश को अंडरलाइन करना। दूसरा है, वात के प्रकोपक कारण कौन ने बताए हैं? तो एक एक शब्द में इनको याद कर सकते हैं हम। प्रकोपक कारण, कुमार शिरा भरद्वाज। कोड बनेगा, शिराओं में प्रकुपित ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है सिराओं में। तो याद रहेगा, सिरा यानी कुमार शिरा भरद्वाज ने वात के प्रकोपक कारण बताए। वात के प्रकोपक कारण क्या होंगे? स्वगुणे द्रव्ये संप्रभावे। मतलब क्या होगा कि वायु के समान धर्मी जो गुण होंगे उसको बढ़ाएंगे, वात दोष को। और क्या होगा? समान गुण अभ्यास हो। अगर धातु के समान गुण वाली चीजों को हम खाएंगे तो ये क्या होगा? धातु को वृद्धि करेगा। पर दोष के समान धर्मी अगर हम गुण खाएंगे तो उसको बढ़ाएगा, है ना। तो इतना बस याद रखो, कुमार शिरा भरद्वाज ने वात के प्रकोपक कारण बताए। फिर अगला होता है, वात शमन के कारण किसने बताए? तो कांकायन,
बाल्हिक ऋषि कांकायन, कभी कभी पूरा नाम देता है, कभी कभी बाल्हिक ऋषि दे देता है, तो आपको याद होना चाहिए ऋषि मुनि जो होते हैं शांत स्वभाव स्वभाव के होते हैं। तो कांकायन को कंकड़ पढ़ो, अगर कहीं लड़ाई चल रही है, लड़ाई को शांत करना, पत्थर फेंकने लगो, सारे लोग भाग जाएंगे घर, तो कंकड़ पत्थर मार के लड़ाई को शांत, वैसे बढ़ सकती है इससे, है ना, मैं आपको केवल कोड बता रही हूँ। तो कंकड़ पत्थर मार के लड़ाई को शमन कर दिया, तो बालिक ऋषि कांकायन ने। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप वात के विपरीत गुणों का सेवन करेंगे तो क्या होगा, वात शमन हो जाएगा। पर आप धातुओं के प्रकोपक के विपरीत अगर सेवन करोगे तो प्रशमन हो जाएगा धातु का। केवल इसको बस याद करो, नाम याद करो, अंदर क्या लिखा कभी नहीं पूछा गया, अभी तक तो कभी पूछा ही नहीं गया। अब आते हैं प्रकोपक और शमन के प्रक्रिया किसने बताई है, तो वडिश धमार्गव, दो दो नाम लगते ना, धमार्गव वडिश, वडिश धमार्गव, तो दो दो नाम जैसा दिखने वाले आचार्य ने दोनों चीज बताई। एक बार रिवीजन करो, कुश ने वात के गुण बताए, कुमार शिरा भरद्वाज शिरा प्रकोपक कारण बताए, कांकायन बाल्हिक ऋषि कांकायन ने शमन के कारण बताया, धमार्गव वडिश ने प्रकोपक शमन दोनों के कारण बताए। क्या क्या होता है बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, थोड़ा सा रीड कर सकते हो। वात के प्रकोपक कारण में रुक्ष लघु शीत आदि चीजें आ जाएंगी, और शमन में इसके विपरीत गुण आ जाएंगे, तो वात का शमन करेंगे। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला है प्राकृतिक शरीर चर वायु का कर्म और प्राकृतिक शरीर वायु के कर्म, है ना, विकृत और प्राकृतिक हम दोनों अभी पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में लोकगत पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक यानी अकुपित शरीर वायु का कर्म, मतलब वायु प्राकृतिक अवस्था में हमारे शरीर में कौन कौन सा काम करती है। बहुत बड़ा है श्लोक पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायु जब प्राकृतिक अवस्था में रहती है और हमारे शरीर में क्या काम करेगी, पहले तो एक चीज लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या लिखेंगे, किस आचार्य ने ऐसा बताया है, वायुर्विद ने बताया है ना। तो पहले तो आप ये लिखेंगे, प्राकृतिक शरीर वायु इस प्रकार सत्य ऋषि समुदाय में समय वडिश नामक वैद्य के वचन सुनकर वायुर्विद नामक वैद्य ने कहा, किस प्रकार ये वचन को आपने कहा अनपवाद है, सत्य है। तो इन्होंने क्या बता दिए, जो कुपित और अकुपित वायु शरीर के भीतर और शरीर के बाहर चलने वाली वायु जब शरीर में चलती है, तो अब वायु के जो कर्म है तथा शरीर के बाहर संसार में वायु के जो कर्म है वो कर्म बताने वाले हैं। 2 लाइन में लिख लीजिए, वायुर्विद ने क्या बताया, वायुर्विद ने अकुपित यानी प्राकृतिक वायु और अप्राकृतिक वायु के कर्म बताएं। कौन कौन से, शरीरगत, लोकगत, और यहां पर भी शरीरगत और लोकगत। दूसरी लैंग्वेज में बता दूं, वायुर्विद ने शरीरगत वायु का प्राकृतिक कर्म, लोकगत वायु का प्राकृतिक कर्म, है ना। ऐसे ही प्रकुपित वायु का लोकगत कर्म, प्रकुपित वायु का शरीरगत कर्म, ऐसे उन्होंने 4 डिवीजन किए हैं। वायुर्विद का हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं वायु तंत्र यंत्र धरा, जो प्राकृतिक वायु होती वो हमारे तंत्र और यंत्र को धारण करे हुए है। तंत्र किसको बोलते हैं, शरीर को। कोड बनेगा शारीर तंत्र, आप बचपन में मतलब यूजी में पढ़ते थे ना, शारीर तंत्र, तो शरीर को तंत्र बोला। यंत्र क्या होता है, शरीर के अवयव जो होते हैं वो यंत्र कहलाते हैं, है ना। फिर और क्या करती वायु, हमारे तंत्र यंत्र को धारण करती है। और 5 प्रकार की जो वायु है, मतलब जो हवा है, हमारे अंदर की जो 5 प्रकार की हवाएं हैं, प्राण उदान समान व्यान, उन सभी की आत्मा भी है। तो प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। और क्या करती है ये वायु, प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वचानाम, सारी चेष्टाओं का प्रवर्तन। वही पित्ता पंगु कफा पंगु, सारे लोग लंगड़े हैं, चलाती कौन है, चेष्टा कौन कराता, वायु कराता है। नियंता प्रणेता चा मनसा,
मन का नियंत्रण कौन करता है, मन को प्रेरण कौन करता है, मन को वायु करता है। दो चीज और लिख लो। मन की गति किसका गुण है? मन की गति आत्मा का, मन की गति आत्मा का गुण है। नियंता प्रणेता चा मनसा वायु कराता है। और एक और चीज, मन का निग्रह कौन करता है? स्वयं मन करता है। मन का निग्रह स्वयं मन करता है। ठीक है। और क्या है? सर्व इंद्रियाणाम उद्योजका, सारी इंद्रियों को उत्तेजित भी तो वायु करता है। क्यों? क्योंकि अगर वायु नहीं रहेगा तो इंद्रियां अपना काम नहीं करती हैं। ठीक है। सभी इंद्रियाणाम अभिभूड़ा, सारी शरीर में जो धातु हैं उनको अपने अपने स्थान पर, मांस को, रक्त को, रस को, सभी को बहाने का काम भी वायु करता है, क्योंकि यही ले जाता है, शरीर का संधान करता है। ठीक है। बोलने का काम यही करवाता है। शब्द स्पर्श की प्रकृति है ये। श्रोत स्पर्श नो मूलम, श्रोत स्पर्श का मूल है। हर्ष उत्साह, इसको मार्क करके चलेंगे, आगे जाके कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हर्ष, हर्ष खुशी होना और उत्साह वायु एक जगह और आएगा। समीरणों अग्नि, अग्नि को दीप्त करना, दोषों का सुखाना, मलों को निकालना, स्थूल अणु स्रोतस को भेदन करना, गर्भ को आकृति भी यही प्रदान करता है। कर्ता गर्भाकृति नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ को आकृति भी वायु प्रदान करता है। और आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूत बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो यहाँ पर आया है। इसका मतलब होता है, एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार अकुपित वायु शरीर के प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करता हुआ आयु के परिपालन में कारणभूत है। तो चेष्टा प्रत्यय भूतो इंद्रियाणाम, 8वें चैप्टर में मैंने आपको मन के लिए पढ़ाया था, वहां पे बोला था 12वें चैप्टर में आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो पढ़ेंगे, वायु का है। और चेष्टा प्रत्यय भूतो इंद्रियाणाम मन के लिए आया है। तो ये हो गया प्रकृत सॉरी अकुपित यानी प्राकृतिक वायु का शरीरगत कर्म। अब हम पढ़ते हैं विकृत वायु का शरीरगत कर्म, यानी विकृत यानी कुपित शरीर वायु के क्या कर्म है। तो बहुत सिंपल सा है, नाना प्रकार के विकार उत्पन्न करेगी, बल वर्ण सुख आयु आदि को उपघात कर देगी, सारी इंद्रियां अपने काम नहीं कर पाएंगी, गर्भ को आकृति दे रहा था, अगर नहीं है तो गर्भ को आकृति भी प्रदान नहीं करेगा, विकृति उत्पन्न कर देगा, और भय शोक मोह दैन्य अति प्रलाप आदि उत्पन्न करेगा। तो ये पढ़ के समझ में आ रहा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये विकृत शरीरगत वायु का कर्म हो गया। अगली क्लास में मैं आपको प्राकृतिक लोकगत वायु, विकृत लोकगत वायु पढ़ाऊंगी, और थोड़ा सा हम पित्त और कफ के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा 12th नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।